टाइम हमने बात की इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑन ए कलेक्टर। तो इसमें मेरे ख्याल में ये जो आपको नज़र नहीं आ रहा है मेरे ख्याल में स्लाइड्स। नहीं नज़र आ रही सर। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, शेयर कंटेंट, स्क्रीन वन। अब नज़र आ रही हैं जी सर अब आ रही हैं। स्लाइड्स, नज़र आ रही हैं, ठीक है, गुड। तो इसमें लास्ट टाइम हमने देखा इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ए कलेक्टर, और इसमें हमने बात की थी कलेक्टर के एजीमथ एंगल के हवाले से। तो इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन भी थी। तो इसको आप एजीमथ कलेक्टर के एजीमथ एंगल को इस तरीके से भी थिंक कर सकते हैं कि ये जो कलेक्टर की सरफेस है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, इसको उस परपेंडिकुलर का प्रोजेक्शन ले लें नीचे वाले प्लेन के ऊपर। वो प्रोजेक्शन जो है वो नॉर्थ साउथ लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल विल बी द एजीमथ एंगल ऑफ द कलेक्टर। सर ये सरफेस ठीक है, नॉर्मल जो है, सरफेस नॉर्मल से प्रोजेक्शन लेंगे। सरफेस नॉर्मल का वही यहाँ पे भी वही बन जाता है ना। सही है। ये देखें, इसके कार्नर के साथ जो एक लाइन आगे की तरफ निकली हुई है, ये बेसिकली, और ये सरफेस का नॉर्मल है ये वाला। ये जो लाइन है ये सरफेस का नॉर्मल है। जी सर बिल्कुल। यानी ये सरफेस का नॉर्मल, ऑफ कोर्स किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे होंगे ना, ऊपर की तरफ। ये हमारे पास सरफेस का नॉर्मल है, यहाँ पे भी सरफेस का नॉर्मल इसी तरह का होगा। इस लाइन को स्लाइड करके आप यहाँ लाएं, इस लाइन को स्लाइड करके ये वाला, ये जो लाइन है, ये लाइन अगर मैंने इसको सेव किया है एज ए इमेज के तौर पे सेव किया है। ये जो सरफेस है, कलेक्टर की जो सरफेस है, उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करें। उस नॉर्मल की प्रोजेक्शन ले लें इस प्लेन के ऊपर, ये जो नीचे प्लेन है, ठीक है। और उसके बाद उस प्रोजेक्शन को आप स्लाइड करके ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर ले जाएं। तो वो नॉर्मल की जो प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ लाइन के साथ जो एंगल बनाती है, ये बेसिकली कलेक्टर का एजीमथ एंगल है। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी सर, सरफेस नॉर्मल का ठीक है, प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ लाइन से जो तो बनाता है वो होता प्रोजेक्शन है। ले लें, प्रोजेक्शन बिल्कुल। यही आएगा ना। जी सर ठीक ठीक है। है, सरफेस ना, उसका प्रोजेक्शन ले लें नीचे वाले प्लेन पे। तो ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोजेक्शन जो है, उसकी लोकेशन डिपेंड करेगी नॉर्मल सरफेस में किस जगह पे लेते हैं। सही। लेकिन जहां कहीं भी नॉर्मल है, उसको फिर अल्टीमेटली स्लाइड करके आपने नॉर्थ साउथ लाइन के साथ क्या करना है, अलाइन करना है। अलाइन करना है बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो एंगल जो भी बनाएगा, वो एंगल होगा एजिमथ एंगल होगा। ठीक है, और सरफेस का जो नॉर्मल है, उसका प्रोजेक्शन ऑफ कोर्स इट विल ऑलवेज हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद किसी भी पॉइंट। ये जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन हमें नजर आ रही है, बेस लाइन जो नजर आ रही है, इसके साथ भी सरफेस का जो प्रोजेक्शन होगा वो 90 का एंगल बनाएगा। इज इट क्लियर? एक और चीज जो किताब में मैं कल देख रहा था, कि उसमें थोड़ी सी उसमें लिखा हुआ कि एजिमथ एंगल साउथ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ नेगेटिव लेते हैं और साउथ ईस्ट की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं। साउथ ईस्ट की बात जब भी हम बात करते हैं, तो उससे मतलब होता है कि ये साउथ और ईस्ट के दरमियान इन एंगल ऑफ 45 की जो डायरेक्शन होती है। सिमिलरली साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो आमतौर पर कन्वेंशन ये है कि साउथ और वेस्ट के दरमियान जो 45 डिग्री पे जो लाइन होती है, उसको साउथ वेस्ट कहते हैं। तो लेकिन इसमें मेरे ख्याल में लिखते वक्त मुझे थोड़ा सा उसको बेध्यानी से लिखा। तो वो बेसिकली साउथ की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, उससे ईस्ट की तरफ, ये कोई 45 डिग्री के डायरेक्शन पे ही नेगेटिव नहीं आता है, बल्कि साउथ और ईस्ट के दरमियान, साउथ से जब ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू हो जाए तो ये एजिमथ एंगल पॉजिटिव होता जाता है। और साउथ से वेस्ट की तरफ अगर मूव करते चले जाएं, ठीक है, तो ये फिर साउथ से वेस्ट की तरफ फिर ये नेगेटिव हो जाता है। ये थोड़ी सी करेक्शन करवानी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बात की कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर का मतलब ये, और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कल के डिस्कशन में शायद कोई कंफ्यूजन हुई थी, खासकर डिफ्यूज्ड कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन की। कोई भी कलेक्टर होता है उसकी सिर्फ एक ही सरफेस एक्टिव होती है। ये जो कलेक्टर है, इसकी जो सामने वाली सरफेस है, सिर्फ यही सोलर
रेडिएशन के फोटॉन्स को एक्सेप्ट करती, बैक वाली सरफेस जो एक्सेप्ट नहीं करती है। जी सर बिल्कुल। इज इट क्लियर? ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ी हो तो सारी हर डायरेक्शन से इसके ऊपर डिफ्यूज रेडिएशन आती है, लेकिन जब उसको बैक साइड से वर्टिकल नहीं करते आती। हैं तो इट्स ओनली वन सरफेस इज एक्टिव, जी सर। ठीक है, और पीछे वाली सरफेस एक्टिव नहीं है। यानी फोटोवोल्टाइक पैनल अगर आप लगाते हैं कहीं या मॉड्यूल आपके पास है, तो उसका एक सरफेस जो है वो सिर्फ उसी सरफेस पे जो फोटॉन्स पड़ते हैं उसको फिर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दूसरी सरफेस पे अगर फोटॉन्स पड़ जाएं या सोलर रेडिएशन उसके ऊपर फॉल हो जाए तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो, तो वो उसको उनकी एनर्जी को फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है वो कन्वर्ट नहीं करते। इसी तरीके से जिस तरह आपने अगर पानी गर्म करना हो छतों के ऊपर आपने देखा हो तो उसकी सिर्फ एक ही सरफेस जो सामने सन की तरफ है, सिर्फ उसी में से रेडिएशन, डायरेक्ट रेडिएशन तो मसला नहीं, सामने से आ रही है उसके ऊपर, लेकिन डिफ्यूज रेडिएशन सन की साइड की तरफ जो सरफेस है उस तरफ भी आ रही है और बैक साइड पे भी आ रही है। तो बैक साइड पे ऑफ कोर्स दोज आर बीइंग ब्लॉक्ड, ठीक है। अगर हम फोटोवोल्टाइक सेल की अगर हम बात करें तो उनकी कंट्रीब्यूशन फिर डिफ्यूज रेडिएशन की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जीरो हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से टिल्ट एंगल को हम बढ़ाते चले जाएं तो डिफ्यूज्ड रेडिएशन की कंट्रीब्यूशन कम होती चली जाती है, और टिल्ट एंगल अगर 90 की डिग्री पे हो तो उस वक्त डिफ्यूज्ड रेडिएशन की कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू व्हेन दिस सोलर कलेक्टर इट वाज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो अगर हमने कलेक्टर के सरफेस के ऊपर जो टोटल रेडिएशंस पड़ती हैं, आईसी की हमने बात की। कलेक्टर से मतलब कोई फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल भी हो सकता है, कलेक्टर से मुराद कोई वाटर को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए कोई घरों की छतों पे जो लगे होते हैं, इस तरह का एक सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। So when this collector active surface, when it faces the sun, it will always collect the maximum amount of direct component of the solar radiation. तो अक्सर जगहों पे and most of the time direct component की contribution diffused component और reflected component के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर डे है, जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि 80 से लेकर 90% तक सोलर रेडिएशन अर्थ ग्राउंड लेवल पे हम रिसीव करते हैं। बेसिकली इट्स द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ठीक है, और मे बी 10 to 20% डिफ्यूज्ड कंपोनेंट। लेकिन अगर स्काई क्लाउडी है तो उस सूरत में अगर कंप्लीटली ओवरकास्ट है, ठीक है, उस सूरत में डायरेक्ट कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन जीरो होगी और वी विल हैव द डिफ्यूज्ड कंपोनेंट, ठीक है। सोलर कलेक्टर जो है उसके ऊपर डिफ्यूज्ड कंपोनेंट आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन वन ईयर द मेजर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द डायरेक्ट कंपोनेंट, ठीक है। और डायरेक्ट कंपोनेंट, आई शुड रिपीट अगेन, its contribution is 80 to 90%, ठीक है। और अगर कलेक्टर सन को फेस कर रहा हो तो डायरेक्ट कंपोनेंट की उसके ऊपर कलेक्टर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कंपोनेंट उसको रिसीव करेगा। तो इट मींस दैट इफ वी हैव अ ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, which ensures that this collector always faces the sun, then of course we will be able to harvest maximum amount of a large amount of direct component of the solar radiation, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे सन ईस्ट से निकलता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और जैसा कि समर की हम बात करते रहे हैं पहले भी, तो ये तकरीबन 80 डिग्री 85 डिग्री 80 डिग्री है। पीछे जो सन पाथ डायग्राम भी हमने बनाई थी उसके मुताबिक भी हमने देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि 21 ऑफ जून को 80 डिग्री का अल्टीट्यूड एंगल बनाता है सन, ठीक है। तो 80 डिग्री के ऊपर इस्लामाबाद की बात करें, नीलोर की बात करें, तो 80 डिग्री के ऊपर सन आ जाता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका अल्टीट्यूड एंगल कम होता चला जाता है, और जब वेस्ट में ये गुरूब हो जाता है तो उस वक्त फिर इसका अल्टीट्यूड एंगल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अगर हमने सोलर डायरेक्ट कंपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट करना है
तो उसमें फिर हमें ये करना होगा, ये कलेक्टर मॉर्निंग टाइम पे ईस्ट को फेस करे, और उसके बाद एज द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, हम इंश्योर करें कि सोलर रेडिएशंस हैं इस कलेक्टर के ऊपर फॉल करे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। तो उस सूरत में फिर ये डायरेक्ट कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन होगी, ये बहुत ज़्यादा कंपोनेंट जो है सोलर रेडिएशन का, ठीक है, डायरेक्ट कंपोनेंट को हम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने बात की, 21 जून को ये 80 डिग्री का एंगल बनाता है सन, सन का अल्टीट्यूड एंगल है। उसके बाद फिर सन का अल्टीट्यूड एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, और 31 ऑफ दिसंबर को ये फिर कोई 30-25 के आसपास हो जाता है। उसके बाद फिर अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर टू हार्वेस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, हमें ऑन एवरी डे वी हैव टू ट्रैक द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और अगर हम पूरे साल की बात करें, then due to the motion of the sun towards the south and during after 21st of June, और उसके बाद 21st ऑफ दिसंबर के बाद नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो इसका मतलब है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे भी हमें सन को ट्रैक करवाना होगा, ताकि सन की रेडिएशंस, डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करे। इज इट क्लियर? तो सो आवर ट्रैकिंग सिस्टम शुड बी एबल टू ट्रैक द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट और वेस्ट की जो ट्रैकिंग है, इसको हम ऑफ कोर्स वी विल हैव टू ये रोजाना की बुनियाद पे करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पे अगर हम ट्रैकिंग करवाएं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मोशन है सन की, ये बहुत स्लो है। 6 मंथ्स में सन जो है वो 21 ऑफ जून को अगर 80 का डिग्री का एंगल बनाता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स दैट इज 21 ऑफ दिसंबर को ये कोई 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एजिमथ एंगल, सॉरी अल्टीट्यूड एंगल एट नून, ठीक है। तो ये साउथ में चला जाता है, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 6 मंथ्स में ये अबाउट कोई 60 डिग्री की इसकी मोशन होती, जो कि बहुत स्लो है। इसलिए हम आमतौर पे आप अगर आपने ऑफ कोर्स व्हेन यू ऐड ट्रैकिंग सिस्टम्स, ठीक है, यू आर एडिंग मोर कॉस्ट टू द एनर्जी that you will harvest from your energy harvesting system, ठीक है। इसमें आपको मोटरें लगानी पड़ेगी, 2 मोटरें एटलीस्ट यू विल नीड फॉर ट्रैकिंग द सन, ठीक है। तो इसकी कास्ट को कम करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम रोजाना की बुनियाद पे सन को ट्रैक करवाएं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे हम ट्रैक न करवाएं, इसको फिक्स रखें। और किस एंगल पे फिक्स रखें? फॉर एग्जांपल इट कुड बी द अल्टीट्यूड एंगल, लेटीट्यूड एंगल ऑफ द साइट, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपने अपने घर के छत पे लगाया है, तो आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ डेली बेसिस पे आप ट्रैक करवाएं। नॉर्थ साउथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन की जो मोशन है ये बहुत स्लो है, बहुत वेरी फ्यू डिग्रीज, इट मूव्स ऑन मे बी लेस देन, अगर 6 मंथ्स पे अगर हम 60 डिग्री 6 मंथ्स में ये ट्रेवल करता है, उसको हम डिवाइड करें 6 मंथ्स पे, तो डेली बेसिस पे जो सन जो एंगल चेंज हो जाएगा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन पे, वो बहुत कम होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप घर की छत पे अगर लगाए हैं, तो डेली बेसिस पे आप ट्रैक करवाएं सन को ईस्ट से वेस्ट की तरफ, लेकिन नॉर्थ साउथ में आप ये करें कोई हफ्ता 10 दिन के बाद इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, इसके टिल्ट एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करें, ठीक है, या 1 महीने के बेस पे आप एडजस्ट करें, या सीजन के बेस पे। गर्मियों में आप थोड़ा सा ये जो सोलर पैनल है, इसको आप थोड़ा सा स्काई की तरफ ज़्यादा एंगल पे रखें, क्योंकि सन जो है टिल्ट एंगल इसका कम कर दें, क्योंकि सन जो होगा वो कोई 70 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 80 डिग्रीज के आसपास होगा, हम इस्लामाबाद की अगर बात करें। और सर्दियों में ये कोई 30-40 डिग्रीज साउथ में होगा। तो आप जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन मंथ्स में आप थोड़ा सा इसका टिल्ट एंगल बहुत कम रखें, और उसके बाद जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुछ महीने में फिर इसका टिल्ट एंगल थोड़ा सा ज़्यादा करें। तो इस बेस पे आप मुख्तलिफ जो सीजन पे हैं उन पे फिर आप एनर्जी ज़्यादा हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन बट यू विल नीड टू ट्रैक द सन फ्रॉम एवरी डे, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
एक्सक्यूज मी सर। इस तरीके से आप थोड़ी सी कास्ट, जी बेटा। सर ये सर्दियों में इसका टिल्ट एंगल हम क्यों बढ़ाते हैं, जबकि हमें पता है कि टिल्ट एंगल बढ़ाने से वो कम हो जाती है, हाफ हो जाती है वो सोलर रेडिएशन जो फॉल करती है इसके ऊपर, नहीं, एक साइड पर हम आती है। इस वक्त डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट। डायरेक्ट अच्छा। कंपोनेंट तो मैक्सिमम होता है ना जब ये सोलर मॉड्यूल है, ये सन को अगर फेस कर रहा हो। वो जो कम हो जाती है वो है डिफ्यूज्ड कंपोनेंट है। अच्छा अच्छा। इस सही सही। टिल्ट एंगल सर्दियों में इसलिए बढ़ाते हैं कि सन जो होता है वो साउथ में कहीं होता है, सही सही सही, ताकि उसकी साउथ में परपेंडिकुलर होता आ है। जाए मतलब। हाँ, तो ये तकरीबन अगर आप साल में, एक तरीका तो ये है ना कि आप रोजाना के बेस पे इसके एंगल को चेंज करें, तो उसके लिए फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे इसके टिल्ट एंगल को चेंज करने के लिए आपको कोई मोटर लगानी पड़ेगी। सही। इस कास्ट को आप बचाना चाहते हैं, फिर आपकी, क्योंकि ये एंगल की जो मूवमेंट है ये बहुत स्लो है सन की मोशन, तो जो मोटर भी इसको इसके टिल्ट को एक एक एंगल, इसके टिल्ट एंगल को चेंज करने के जो आप मोटर लगाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत स्लो उसकी टिल्ट टिल्ट एंगल को चेंज करेगी ऑन द डेली बेसिस अगर आप चेंज करवाते हैं। लेकिन चूंकि टिल्ट एंगल बहुत कम चेंज होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि उस नॉर्थ साउथ जो ट्रैकिंग के लिए जो मोटर लगाई है उसको आप निकाल दें, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए, फॉर एग्जांपल ऑन एवरी 15th ऑफ गिवन मंथ आप छत पे चले जाते हैं और उसके बाद इसकी नॉर्थ साउथ जो टिल्ट एंगल है उसको आप करवाते हैं, सन के साथ अलाइन करते हैं, इसका परपेंडिकुलर उस वक्त सन को फेस कर रहा होता है एवरी 15th डे ऑफ ए गिवन मंथ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद हर महीने अगर आप इस तरीके से करते रहें तो आपके पास आपको एक अलग से एक मोटर लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको मैनुअली करना पड़ेगा। या सीजन्स के बेस पे भी कर सकते हैं। गर्मियों में सन आपकी उसका जो है अल्टीट्यूड एंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो तकरीबन 50 60 70 80 डिग्रीज पे आ जाता है इस्लामाबाद में। और इसका टिल्ट एंगल मैं बहुत कम करूंगा तो वो फिर गर्मियों में ज़्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर इसी टिल्ट एंगल पे रखता हूँ तो सर्दियों में तो सन साउथ में कहीं होगा ना, तो इसका परपेंडिकुलर, कलेक्टर का परपेंडिकुलर और सन की जो रे इसके ऊपर फॉल करती है उसका एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सर्दियों में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, टिल्ट एंगल थोड़ा सा ज्यादा रखूं ताकि ऑन द एवरेज इसका जो टिल्ट, इसका जो कलेक्टर का परपेंडिकुलर जो है, नॉर्मल जो है, वो सन की जो रेज है उसके साथ साथ अलाइन हो जाए, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली अलाइन हो जाएगी, तो उस सूरत में फिर सर्दियों में ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और टू एक्सिस, ये सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग है, वन, एक सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग दो तरीके हो गए, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप ट्रैक करवाएं सन को, और साउथ का एंगल आप फिक्स रखें, फॉर एग्जांपल लोकल जो लेटीट्यूड है उस पे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, इसको आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी इसको रोटेट करवाएं, और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जो आपका जो पैनल है या कलेक्टर है उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ भी इसके एंगल को चेंज करें दो मोटरों की मदद से, ठीक है। तो ये इट विल, दिस अरेंजमेंट विल इंश्योर दैट द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है और सन की रे जो है वो आपस में अलाइन हो जाती हैं, तो उस सूरत में आप जो एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू व्हेन वी फिक्स द टिल्ट एंगल, ठीक है। और ये किसी एक खास डायरेक्शन पे सोलर कलेक्टर है ये फेस कर रहा है। और फिर मैंने आपको बताया कि इस टू एक्सिस ट्रैकिंग के बजाय इसको आप वन एक्सिस मॉर्निंग टू इवनिंग रोजाना के बेस पे ट्रैक करवाएं, और साउथ की तरफ फिर आप मैनुअली इसको डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट डेज, डिफरेंट वीक्स में इसको फिर आप एडजस्ट करते रहें। इज इट क्लियर? तो ये टू एक्सिस ट्रैकिंग हो गई। लेकिन ऑफ कोर्स मोटरें हैं, इसको आप बाहर किसी हार्श इन्वायरमेंट में आपने मोटरें इंस्टॉल की हैं, फिर आप एक कंट्रोल सिस्टम भी आप बनाते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ट्रैकिंग की वजह से ऑफ कोर्स यू विल हार्वेस्ट मोर एनर्जी, लेकिन फिर आप देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी फिक्स्ड के लिए बेस्ट पोजीशन, ये जो सोलर पार्क्स वगैरह होते हैं उसमें हम ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं, उसमें आप समझ लें कि इसके टिल्ट एंगल को उस इलाके की लेटीट्यूड एंगल पे आप फिक्स करते हैं, ठीक है। और आपका कलेक्टर साउथ को फेस कर रहा होता है, योर कलेक्टर इज लुकिंग टुवर्ड्स द साउथ, और इसका टिल्ट एंगल है ये फिर
लोकल लेटीट्यूड पे आपने फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का जो सिस्टम होगा ये मॉर्निंग टाइम पे कलेक्टर का नॉर्मल है और सन रेज के दरमियान एंगल बहुत ज़्यादा होगा तो कम एनर्जी हार्वेस्ट होगी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सन नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर आ जाएगा तो उस वक्त फिर ये वाला जो सिस्टम है ये ज़्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा और उसके बाद शाम के वक्त फिर कम एनर्जी हार्वेस्ट करेगा अगर हम फिक्स करते हैं। इज इट क्लियर? So, of course, these motors that you will need to invest more money on your energy harvesting system. तो इससे जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो भी आपको देखनी पड़ेगी, उसकी वर्थ कितनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉनेटरी वैल्यू। अगर जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप सेल करेंगे तो हाउ मच मनी यू विल अर्न ओवर द लाइफ ऑफ योर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम। और उसके बाद फिर आप कंपेयर करके देखेंगे जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपने की है ऑन ट्रैकिंग सिस्टम उस पे कितनी कास्ट आई है और इस इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग सिस्टम के बेस पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है उसकी कास्ट क्या है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ट्रैकिंग सिस्टम पे इसकी कोई वर्थ है भी या नहीं। इज इट क्लियर? क्योंकि मोटरें हैं उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। मोटरें जो हैं जब वो आप उनको इस्तेमाल करेंगे ट्रैकिंग के लिए ऑफ कोर्स दे विल आल्सो टेक सम एनर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स दे विल आल्सो नीड मेंटेनेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। जितने मूविंग पार्ट्स किसी सिस्टम में होते हैं तो उस सिस्टम की रिलायबिलिटी कम होती चली जाए। जितने मूविंग पार्ट्स किसी सिस्टम में से निकालते चले जाए तो उसकी रिलायबिलिटी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें मोटरें लगी हुई हैं, किसी मोटर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए अगर मोटर नहीं है फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये है कि इनमें इनके फेलवर के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन मोटर लगाने का मतलब ये है कि किसी वक्त भी किसी मोटर में मसला हो सकता है जिसकी वजह से जब तक आप उस मोटर को रिपेयर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपका ये जो सिस्टम है इट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एनी एनर्जी। दैट मीन्स ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, जी इज इट सर। क्लियर? जी सर, क्लियर है। गुड। ठीक है, सो हियर इज ये जो इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ए कलेक्टर ये इसके लिए डेटा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सैटेलाइट बेस्ड डेटा इज अवेलेबल। किताब को भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें तो डिफरेंट जगहों पे मैंने मेंशन किया कि ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, सो एक तो ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आप इंस्टॉल करते हैं, वहां से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा फिर ये वाला डेटा जो है यहाँ मैंने कलेक्ट किया है, इसको मैंने एक्वायर किया है फ्रॉम सम वेबसाइट। सो फॉर टू लोकेशंस, और एक चोलिस्तान है और दूसरा नीलोर है, प्यास नीलोर। ठीक है, और वो जो वेबसाइट है उसका मैंने लिंक भी दिया है बुक में, वहां पे चले जाए तो वहां पे वो वेबसाइट है। वो नॉट ओनली इट गिव्स यू, आप अगर 30 के आप कलेक्टर ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं, कलेक्टर को आप साउथ की तरफ फेस करवाते हैं 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, आप 1 एक्सिस पे ट्रैकिंग करवाते हैं, आप 2 एक्सिस पे ट्रैकिंग करवाते हैं तो कितनी एनर्जी आप हार्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें वहां पे उस वेबसाइट में गिवन है। ठीक है, जस्ट आप उस इलाके की आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दें। ठीक है, और आप बताएं आपने ट्रैकिंग 2 एक्सिस ट्रैकिंग करवानी है या 1 एक्सिस ट्रैकिंग करवानी है या किसी फिक्स टिल्ट एंगल पे किसी कलेक्टर के ऊपर जो सोलर एनर्जी फॉल करेगी वो आपने कैलकुलेट करवाना है। तो ये सारी चीजें वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली करके आपको दे देती है। जस्ट यू नीड टू गेट द डेटा फ्रॉम देयर एंड यू कैन प्लॉट दैट डेटा। ठीक है, उसके बाद अगर आप फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस वेबसाइट पे डिफरेंट कंपनीज के जो मॉड्यूल्स हैं उनके टाइप्स भी वहाँ पे गिवन है। अगर वो भी आप सिलेक्ट करते हैं, इन्वर्टर्स जो आप इस्तेमाल करेंगे डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए उसके टाइप को भी आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये फिर आपको वैसे बता भी दे देता है कि साल के आखिर में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से उसमें से कितनी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी when the tilt angle is fixed, when there is 1 axis tracking and when there is 2 axis tracking। ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, वो जो लिंक्स मैंने दिए हैं उसको थोड़ा सा आप लोग जरा सर्च करें, जाके देखें।
ठीक है। सो पहला जो ग्राफ है ये चोलिस्तान के लिए है। उसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 1 2 3 4 ऑन एक्स एक्सिस वी हैव मंथ्स, और वाई एक्सिस में किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ। ये एनर्जी है जो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर फॉल करेगी इन किलोवाट आवर्स। एक महीने, पूरे महीने की आपने ऐड कर दी। पहले महीने के पहले दिन कितनी एनर्जी फॉल की थी, अगले दिन कितनी एनर्जी फॉल हुई थी उसके ऊपर, और उससे अगले दिन कितनी, पूरे महीने की आपने ऐड कर दिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया के ऊपर, और उसको आपने किलोवाट आवर, वो आपके पास बन गई। तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में चोलिस्तान है जहाँ पे हमारा कायद आजम सोलर पार्क है। वहाँ पे जनवरी के महीने में तकरीबन कोई 175 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो एनर्जी फॉल करती है, एनर्जी के जो यूनिट्स है जो इसके ऊपर फॉल करते हैं, वो डायरेक्ट डिफ्यूज्ड कंपोनेंट, ये तकरीबन कोई 100 मेरे ख्याल में कोई 60 किलोवाट आवर यूनिट्स उसके ऊपर, जो सोलर रेडिएशन की एनर्जी के यूनिट्स उसके ऊपर फॉल करते हैं। ये डायरेक्ट कंपोनेंट है। सॉरी, ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट और डिफ्यूज कंपोनेंट की तो हमने पीछे किसी स्लाइड में बात की थी। ये एनर्जी, टोटल जो एनर्जी इसके फॉल, आईसी कलेक्टर के ऊपर जो एनर्जी फॉल करती है, ठीक है। अगर ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड एंगल चोलिस्तान का है 29 डिग्री है, इस पे हमने टिल्ट किया है एक फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल को। एक कलेक्टर है, हम फोटोवोल्टाइक की बात नहीं करेंगे, उसमें फिर उसकी एफिशिएंसी से भी ये जो एनर्जीज है उसको उसकी एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जस्ट हम देख रहे हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर कितनी एनर्जी फॉल कर रही है। एक कलेक्टर सरफेस है, वो साउथ को फेस कर रही है, साउथ को फेस कर रही है, ठीक है, और इसको आपने टिल्ट किया है 29 डिग्रीज 44 मिनट्स के ऊपर टिल्ट किया है, जो कि चोलिस्तान का लेटीट्यूड एंगल है, ठीक है, और ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं। तो जनवरी का पूरा महीना है, इसमें ये आपको 160 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, दिस मच एनर्जी विल फॉल ऑन द कलेक्टर। और फरवरी में हम देखते हैं कि इट इज समवट ग्रेटर देन 160। और ये जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है, दिस वन हियर वी हैव दिस वन, ठीक है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये एनर्जी जो डिफरेंट मंथ्स में टोटल एनर्जी जो इसके ऊपर फॉल करती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये 7th है, 8th मंथ है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और फिर 9 10th मंथ में फिर थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि चोलिस्तान इस्लामाबाद के मुकाबले में साउथ में कहीं है, तो साल में कुछ यहाँ पे तो ये है ना कि जो सन है वो 80 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन उसके बाद फिर 90 का नहीं बनाता है। इसका एजिमत एंगल इस्लामाबाद में 90 नहीं होता। 90 होने का मतलब है कि सन इज डायरेक्टली ओवर योर हेड, और उसके बाद 90 से ज्यादा भी नहीं होता है। यानी ये नहीं होता है कि आपके हेड से फिर सन नॉर्थ की तरफ, साल के कोई दिन ऐसे होंगे जिसमें सन आपके सर के ऊपर से नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ के बजाय ये थोड़ा सा साउथ में होगा। लेकिन जब हम साउथ की तरफ चलते चले जाते हैं तो ये अल्टीट्यूड, सन का अल्टीट्यूड एंगल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर भी हो सकता है जिसमें जो सन है ऑन 21 ऑफ जून आपके सर के ऊपर होने के बजाय it might be somewhere in the north. It could have the altitude angle greater than 90 degree. ठीक है। सो ये कलेक्टर जो है ये साउथ की तरफ फेस करता है, और समवेयर इन जो मई है और अप्रैल है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हार्वेस्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर मंथ। क्योंकि इस मंथ में चूंकि ये साउथ को फेस कर रहा है, तो इस मंथ में इट इज़ पॉसिबल दैट कि ये जो सन की रेज है, क्योंकि सन साउथ से नॉर्थ की तरफ भी मूव करता है ना ऑन ऑन सीजनल बेसिस, ठीक है। तो उस वक्त ये मंथ्स ऐसे हैं जिसकी उसकी रेडिएशंस प्रोबेबली इस कलेक्टर के ऊपर तकरीबन फॉल करती हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और उसके बाद आहिस्ता से जब सन नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर साउथ 30 डिग्री का 29 डिग्री का टिल्ट एंगल इसने बनाया हुआ है, तो इट इज़ पॉसिबल उस सन की रेज है
उसके और कलेक्टर का जो नॉर्मल है उसके दरमियान एंगल बढ़ता चला जाता है एज द सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इसका इसका अल्टीट्यूड एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उन दोनों के दरमियान कलेक्टर के परपेंडिकुलर और सन की रेस के दरमियान भी एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है और कंट्रीब्यूशन फिर कम होनी शुरू हो जाती है। ये फिक्स्ड एंगल पे है। लेकिन अगर हम उसकी बात, और उसके अलावा वेदर कंडीशंस में ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जुलाई अगस्त में मॉनसून का सीजन है, तो उसमें हम देखते हैं कि चूंकि कलेक्टर जो है ये ट्रैकिंग अगर हम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, तो ये जो हमारे कंट्रीज में डायरेक्ट कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जुलाई अगस्त में आमतौर पर मॉनसून का सीजन भी है, स्काईज फॉर लार्जर पीरियड ओवरकास्ट, तो फिर उसकी जो डायरेक्ट कंपोनेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाती है। लेकिन अगर हम वन एक्सिस ट्रैकिंग, उसके बाद जो दूसरा ग्राफ है इसके ऊपर है, ठीक है, तो ये वन एक्सिस ट्रैकिंग है, तो उस पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप डेली बेसिस पे आप ट्रैकिंग करवाते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पे आप ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं। इसको आपने साइड जो है चोलिस्तान का जो टिल्ट एंगल है उस साइड का लेटिट्यूड है, उस पे आपने कलेक्टर को टिल्ट करवाया है और दिस कलेक्टर इज फेसिंग साउथ। देन वी हैव टू एक्सिस ट्रैकिंग। तो हम देखते हैं कि वन एक्सिस फिक्स्ड के मुकाबले में टू एक्सिस ट्रैकिंग अगर हम करवाएं तो पर यूनिट एरिया पे जनवरी में 200 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी कलेक्टर के ऊपर फॉल करेगी सोलर रेडिएशन की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ से हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड के मुकाबले में ऑफ कोर्स when we track the sun we harvest more energy falls on the collector surface। ठीक है, लेकिन वन एक्सिस और टू एक्सिस ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा देयर वी डोंट फाइंड a huge difference in the energy harvested if we adopt only one axis tracking rather than two axis tracking। Is it clear? सो ये पहला वाला चोलिस्तान के लिए था, और उसके बाद जो दूसरा ग्राफ है ये प्यास नीलोर इस्लामाबाद के लिए है, जिसका लेटीट्यूड एंगल इट इज 33 डिग्रीज और 38 मिनट्स और 59 सेकंड से है फॉर नीलोर के लिए। ठीक है, अगर फिक्स्ड अगर हम साउथ को फेस करा, नीलोर पे आपने एक कलेक्टर लगाया जो कि साउथ को फेस कर रहा है, आप ये समझ लें कि डीटीडी बिल्डिंग के बाहर मार्केट की तरफ वहाँ पे वो जो प्लॉट है उसके ऊपर एक कलेक्टर लगाते हैं जो कि डीटीडी बिल्डिंग को फेस कर रहा है, तो बेसिकली ये साउथ को फेस कर रहा है। और उसके बाद फिर आप इसको टिल करें, टिल आपने किया 33 डिग्रीज और 35 मिनट्स पे आपने इसको टिल किया, और हर महीने जाके आपने देखा इस कलेक्टर के ऊपर कितनी सन की एनर्जी फॉल कर गई है। ठीक है, तो ये कोई 150 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होगी जनवरी में, और उसके बाद फरवरी में थोड़ी सी कम होती है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके बाद समवेयर हियर 5th मंथ जो है उसमें फिर पीक हो जाती है, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर टू एक्सिस ट्रैकिंग करवाते हैं, वन एक्सिस ट्रैकिंग करवाते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस कलेक्टर, ठीक है, इट विल रिसीव मोर एनर्जी व्हेन वी ट्रैक द सन एज कंपेयर टू व्हेन वी टिल्ट द कलेक्टर एट सम फिक्स्ड एंगल एंड वी डू नॉट ट्रैक द सन। इज इट क्लियर? आप ये दोनों ग्राफ हैं, ये ऑफ कोर्स आई शुड रिपीट अगेन, तो वो जो वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को बताई है तो ज़रा वहाँ जाके देखें, और वहाँ से आप अपने शहर के लिए भी आप बना सकते हैं, अपने गाँव के लिए भी आप इस तरह के प्लॉट्स आप निकाल सकते हैं, या आप फाइंड कर सकते हैं हाउ मच एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट एरिया। अगर आप वहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो कितनी एनर्जी हार्वेस्ट करेगा, ये टोटल एनर्जी उसके ऊपर फॉल कर रही है आती है। लेकिन इसमें उसी वेबसाइट का, आई शुड रिपीट अगेन, उसी वेबसाइट में अगर टाइप मुख्तलिफ कंपनीज के सोलर पैनल्स, सोलर मॉड्यूल्स जो हैं उनकी लिस्ट भी दी है। अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स सोलर मॉड्यूल्स की कोई एफिशिएंसी है, कोई 15% एफिशिएंट होगा, कोई 18%। कमर्शियल जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो उनकी एफिशिएंसी कोई 15-18% और 16-17% इसके आसपास होती है, तो वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इन्वर्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी है, वो भी उस साइट पे सिलेक्ट करेंगे, तो फिर आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है
और जनवरी में कितने यूनिट्स आप उस साइट से हार्वेस्ट करेंगे वो भी आपको निकाल के देगा। यहाँ पे चूंकि सोलर मॉड्यूल्स हमने इंस्टॉल नहीं किए हैं, ये जो ग्राफ्स हैं इसमें वी आर ओनली इंटरेस्टेड हाउ मच सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ए कलेक्टर सरफेस। इज इट क्लियर? यस सर। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जी बेटा। यस सर, मैंने बोला। ठीक है। वन मोर थिंग, क्या हम, अगर हमने एक सोलर कलेक्टर है उसको किसी खास एंगल पर ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं, किसी खास एंगल पे अगर हम फिक्स करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक कलेक्टर को हमने 60 डिग्री पे टिल्ट किया, इज इट क्लियर? 60 डिग्री पे टिल्ट किया और हम निकालना चाहते हैं कि हाउ मच एनर्जी बीम कंपोनेंट है सोलर रेडिएशन का हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपके पास, आप इसको इस तरीके से ले लें कि आपने नीलोर में कोई आपने सेंसर, सोलर रेडिएशन मेयर करने के सेंसर्स लगाए हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं, ग्राउंड का जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर जो एनर्जी फॉल करती वो कैलकुलेट करके दे देते हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि नीलोर के लिए IBH जो डायरेक्ट कंपोनेंट है, बीम कंपोनेंट है, उसकी अमाउंट नीलोर में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो फॉल करती है डिफरेंट फॉर डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। जनवरी में पता है कि टोटल जनवरी में कितनी फॉल करती है, इसमें बीम कंपोनेंट की रेडिएशन है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। डिफ्यूज्ड कंपोनेंट की जो है रेडिएशन कितनी फॉल करती है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, डिफरेंट मंथ्स के लिए अवेलेबल है, किसी ने मेयर किया है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद है। अब आप चाहते हैं कि आपने एक DTD बिल्डिंग के सामने आपने एक कलेक्टर लगाना है जो कि साउथ को फेस कर रहा है, और लेट अस एज्यूम दैट आपने इसको करना है 20 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करना है। अब आप चाहते हैं आप जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो सोलर रेडिएशन का जो डेटा है उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके बेस पे आप निकालना चाहते हैं कि ये जो कलेक्टर जो 30 डिग्री या 25 डिग्री या 20 डिग्री पे टिल्ट किया उसके ऊपर कितनी सोलर रेडिएशन फॉल करेगी। एक तरीका तो ये है कि आप सेंसर को आप इस एंगल पे टिल्ट करें और उसके बाद मेयर करें। ठीक है, तो वो ये कोई इसके बजाय आप क्या करते हैं, डेटा आप इकट्ठा करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसके बाद आप कलेक्टर को किसी भी एंगल पे टिल्ट करें तो आपके पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस होनी चाहिए। with the help of mathematical equations you should be able to transform the solar radiation data that is available to you on a horizontal plane। ठीक है, उसकी मदद से आप कलेक्टर के ऊपर जो सोलर रेडिएशन फॉल करेंगी, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, वो निकाल लें। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। जी, ये बात समझ गए? हाँ, अब जरा आप मुझे रिपीट करके बताएं ना मैंने क्या कहा। सर ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है आपने। डेटा जो अवेलेबल होते हैं, जी डेटा जो मेयर करते हैं ना, सोलर पैनल लगाने से पहले आप क्या करेंगे, या सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले आप क्या करेंगे? सर, सोलर एनर्जी रेडिएशन जो कितनी फॉल ज़मीन पे करती गिर रही किसी है। जगह पे, उसका डेटा इकट्ठा करेंगे। जी सर, ग्राउंड पे इज जो। इट क्लियर? जी सर। और ये हमेशा किस पे करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, जी ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल करते हैं, ग्राउंड IBH लेवल पे। पे। ग्राउंड का प्लेन हॉरिजॉन्टल है ना, जी सर। ठीक है। इसमें आप मेयर करते हैं बीम कंपोनेंट कितना है, इस पे आप मेयर करते हैं डिफ्यूज्ड कंपोनेंट कितना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है, वो डेटा किसी ने कर दिया, अब वो कहीं मौजूद है वो डेटा। ठीक है, कल आप आए, आपने कहा कि यार मैंने अपना एक एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल करना है, एक कलेक्टर लगाना है मैंने। अब आप सोचते हैं कि ये कलेक्टर जो है ये मैं 50 डिग्री पे मैं इसको टिल करूं, 30 डिग्री पे टिल करूं, गर्मियों में मैं इसको 20 डिग्री पे टिल करूं और सर्दियों में मैं इसको टिल करूं फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पे टिल्ट करूं। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। तो गर्मियों में ये जो कलेक्टर है ये कितनी एनर्जी हार्वेस्ट करेगा, सर्दियों में कितनी एनर्जी हार्वेस्ट करेगा, इसको मैंने इसको ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन का डेटा आपके पास मौजूद है। आप कहते हैं कि मैं इसको टिल्ट करता हूं, लोकल लेटीट्यूड है, नीलोर के लेटीट्यूड पे मैं टिल्ट करता हूं। अब आप चाहते हैं कि इस कलेक्टर के सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी फॉल करेगी, या फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल आपने लगाया इसके ऊपर कितनी एनर्जी फॉल करेगी,
ठीक है, ये फाइंड करना चाहता हूँ। अगर जो एनर्जी फॉल करती है वो मुझे मिल जाए और उसकी एफिशिएंसी का भी मुझे पता हो, तो फिर मैं घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर बैठ के मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एनुअली या मंथली, ठीक है, इन ए गिवन मंथ हाउ मच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई विल रिसीव, जिसकी फिर मैं कॉस्ट निकालूंगा, इसको मैं सेल करूंगा तो मुझे कितने पैसे आएंगे। और फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि मैं अगर इस पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका मुझे कोई फायदा भी है या नहीं। क्या 5 ईयर्स के बाद मुझे रिटर्न मिलना, मेरी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न जो है वो कॉस्ट सारी निकल के जो उसके बाद फिर मुझे रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, 10 ईयर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं हमेशा लॉस में रहूंगा। इज इट क्लियर? तो जी उसके सर। लिए हमेशा आप क्या कहेंगे, कहीं से डेटा लेंगे, उस डेटा को जिस ओरिएंटेशन पे आप अपना सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके ऊपर उस डेटा को किसी तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके बाद फिर कैलकुलेशंस करके देखेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, क्लियर है। गुड। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हमने डिफाइन की हैं। इफ आई बी एच आई एंड आई डी एच आर मंथली एवरेज डेली डायरेक्ट एंड डिफ्यूज्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंसुलेशन, यानी आपने जनवरी के महीने में आपने देखा किलो वाट आवर में टोटल कितनी एनर्जी फॉल कर गई थी पर मीटर स्क्वायर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, उसको उस महीने के नंबर ऑफ डेज से आपने डिवाइड किया, तो मंथली एवरेज डेली रेडिएशन आएगी, जनवरी फर्स्ट की रेडिएशन आ जाएगी, टोटल महीने की आपको पता है, उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो पर डे आ जाएगी ना। जी सर। ये बीम कंपोनेंट है, और आई डी एच के ऊपर बार लिखा है, ये डिफ्यूज्ड कंपोनेंट है। और टोटल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कितनी रेडिएशन है, आई एच इज इक्वल टू आई बी एच प्लस आई डी एच, इसको जी एच आई भी कहते हैं, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन, ठीक है। और अगर आई बी एच और आई डी एच आर नोन टू अस, जैसा कि प्रीवियस भी हमने देखा था, उसके ऊपर बार नहीं लगाया था। नहीं लगाने का मतलब कि ये किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। लेकिन अगर हम फोटोवोल्टाइक सिस्टम डिजाइन करना चाहें तो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के बजाय जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पूरे महीने के लिए करते हैं, एवरेज, ठीक है। अगर ये हमें मौजूद हो तो जैसा कि प्रीवियस भी हमने देखा था, आईसी जो एवरेज होगी, अगर आईबीएच और आईडीएच मंथली एवरेज डेली इरेडिएशन है, तो आईसी कलेक्टर के ऊपर जो आप कोई कलेक्टर आप लगाते हैं सम एंगल, टिल्ट एंगल, इसमें ये जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे इसकी बेसिक अजम्पशन ये है 1 + cos2 कि ये जो होगा। कलेक्टर है ये साउथ को फेस कर रहा है और इट हैज बीन टिल्टेड एन एंगल ऑफ टाउ, ठीक है। तो अगर ग्राउंड डेटा मुझे अवेलेबल है, डेली ग्राउंड डेटा, मुझे जो एनर्जी इस पर यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया पे जो एनर्जी फॉल कर रही है वो अगर मुझे पता है, तो कलेक्टर के ऊपर कितनी फॉल करेगी, जिसको मैंने टिल्ट किया है एट एन एंगल ऑफ टाउ, और ये किसको फेस कर रहा है, साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो उसमें इसमें हम देखते हैं डिफ्यूज्ड रेडिएशन आईडीएच किसके बराबर होगी, 1 + cos टाउ डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगी, रो इंटू आई एच में आई बी एच प्लस आई डी एच के दोनों कंपोनेंट्स हैं। रो जो है ये अल्बिडो है किसी भी सरफेस का, आसपास जो मुख्तलिफ ग्रास है तो उसके लिए अपना एक अल्बिडो होगा, ठीक है। अगर रोड है उसका अपना एक अल्बिडो होगा, उसको 1 - cos डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगी रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट की। लेकिन जो डायरेक्ट कंपोनेंट जो कि ग्राउंड सरफेस पे है, उसका उसकी कितनी अमाउंट जो है, ये जो अगर मैं टा एंगल पे अगर मैं टिल्ट करूं, ठीक है, और ग्राउंड में जो डायरेक्ट कंपोनेंट की, बीम कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन है वो मुझे पता है, और अगर मैं कलेक्टर को 50 डिग्री पे टिल्ट करता हूं तो उसके ऊपर कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आई बी एच मल्टीप्लाइड बाई आर बी, ठीक है, आर बी एक फैक्टर है, ये एक आर बी को हम डिफाइन करते हैं, और आगे हम फिर देखेंगे व्हाट इज आर बी। आर बी इज इन प्रीवियस इक्वेशन इज नोन एज एवरेज बीम टिल्ट फैक्टर, इसको एवरेज बीम टिल्ट फैक्टर कहते हैं। एंड फॉर साउथ फेसिंग कलेक्टर्स द इंपॉर्टेंट थिंग इज कलेक्टर इज फेसिंग साउथ, ठीक है, और इसका कलेक्टर टा एंगल पे आपने टिल्ट किया है, तो ये जो आर बी है डेली रेडिएशन को कलेक्टर के ऊपर, डेली रेडिएशन मुझे पता है आज के दिन जो है इस्लाम ये नीलोर पे जो है पूरे दिन में जो रेडिएशन पड़ी है, फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पड़ी है। एक कलेक्टर में साउथ की तरफ टिल्ट करता हूं और 30 डिग्री पे टिल्ट किया है, इसके ऊपर कितनी पड़ेगी,
तो ये जो 5 किलोवाट आवर जो है, इसको मैं एक फैक्टर होगा आर बी, उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर मुझे आ जाएगी, क्या चीज आ जाएगी, ये 30 डिग्री पे जो मैंने टिल किया है उसके ऊपर सोलर रेडिएशन कितनी फॉल करेगी, बेसिकली वो मुझे आ जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी जी सर, क्लियर है। ठीक है। और आर बी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर बी फॉर गिवन डे, आज के दिन के लिए अगर मैंने आर बी निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आज जो रेडिएशन, आज सारा दिन मैंने रेडिएशन मेजर किया, शाम को मैं चाहता हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो रेडिएशन फॉल कर गई है, इसकी जगह अगर मैं 30 डिग्री पे अगर एक कलेक्टर लगाता जो कि 30 डिग्री पे टिल्ट होता, तो उसके ऊपर कितनी रेडिएशन फॉल करती, वो निकालने के लिए पहले मुझे आर बी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो फॉल कर गई है उसको आर बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कलेक्टर के ऊपर जो फॉल, अगर एक कलेक्टर होता 30 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड, तो उसके ऊपर जो फॉल करती वो मुझे आ जाती। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चूंकि हमें मुझे पता है, तो आर बी निकाल के फिर मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ, मैं डिटरमिन कर सकता हूँ, रादर देन मेयरिंग कलेक्टर को 30 डिग्री पे टिल्ट करके वहां पे मैं मेयर करूं, उसके बजाय फिर मैं हॉरिजॉन्टल के बेस पे मैं वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू है, इट इज cos L माइनस टाउ cos डेल्टा साइन एच एस आर सी प्लस एच एस आर सी मल्टीप्लाइड बाई साइन L माइनस टाउ साइन डेल्टा डिवाइड बाई, ये एक बड़ा मुश्किल सा 2.24 की इक्वेशन देखें। इसमें कुछ चीजें तो क्वाइट ऑब्वियस हैं। L इज L इज लेटिट्यूड एंगल है मेरा ख्याल है, या लॉन्गिट्यूड, ये जरा देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन tau is of course this is the tilt angle, delta is already we are very much familiar, this is angle of declination है, और HSRC is the collector sunrise hour angle, ये मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या चीज है ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो इक्वेशन है ये HSR है, ये सनराइज का आवर एंगल है। आवर एंगल को ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है। ठीक है, जिस जगह पे आप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल नीलोर पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, और आवर एंगल ऑफ सनराइज क्या होगा, आप नीलोर से जो जिस टाइम पे सन होराइजन, यहाँ पे तो पहाड़ है ना, तो पहाड़ों में से सन निकलता है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये पहाड़ अगर नहीं होता और यहाँ पूरा एक प्लेन होता जिस तरह समंदर में होता है, तो जिस टाइम पे सन निकल रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है आवर सनराइज आवर एंगल है एच एस आर। ठीक है, कितना सन इज अवे फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, आपकी लोकेशन से, एच एस आर सी, एच एस जो है एच एस आर सन का जो है आवर एंगल है, सनराइज आवर एंगल है। ठीक है, एच एस आर सी क्या चीज है इस इक्वेशन, बाकी सारी चीजें सारे वेरिएबल जिनकी हमने बात की है उनको ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एच एस आर सी जो है, व्हाट इज दिस, दिस इज सनराइज फॉर द कलेक्टर। सनराइज जो है उफक से निकलना वो और चीज है, एक कलेक्टर का भी सनराइज है। कलेक्टर का सनराइज इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक प्लॉट बनाऊं, ये हमारे पास नॉर्थ साउथ की लाइन है, दिस इज नॉर्थ साउथ लाइन। ये शेप नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ लाइन एक रही है। मैंने ड्रा की है, ये ईस्ट वेस्ट की लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कलेक्टर लगाता हूँ, ये ईस्ट वेस्ट की लाइन है और ये एक कलेक्टर लगा रहा हूँ जो कि साउथ को फेस कर रहा है। साउथ को फेस करने का मतलब ये है कि ये कलेक्टर जो है दिस इज पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट लाइन। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया है कि साल के कुछ मौसम ऐसे होते हैं, साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें सन, ये जो ईस्ट लाइन है, इससे भी कुछ एंगल नॉर्थ की तरफ यहाँ कहीं से निकलता है मॉर्निंग टाइम पे। इज इट क्लियर? यहाँ कहीं से निकलता है, और उसके बाद इसका पाथ, इट्स पाथ कुड बी समथिंग लाइक दिस। इसका पाथ यहाँ से निकलेगा, और उसके बाद यहाँ कहीं से मूव करके फिर यहाँ पे वेस्ट में यहाँ कहीं चला जाएगा। सॉरी, ये फिगर कोई अच्छी नहीं बनी, लेकिन एनीवे इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ कहीं आके सन ग्रूव हो जाएगी। दिस कुड बी द पाथ ऑफ द सन।
ठीक है, ये हमारे पास सन का पाथ है, यहाँ से निकला, यहाँ से सन निकला, ये ऐसे मूव कर गया और उसके बाद फिर यहाँ से आके यहाँ पे गुरूब हो गया, यहाँ कहीं आके। ठीक है, इस लाइन को, ये जो टेढ़ी से लाइन निकली है, इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर कलेक्टर, ये वाला अगर कलेक्टर है, ये लाइन, if this line is the collector, ठीक है, अगर ये मोटी लाइन कलेक्टर है, तो हम देखते हैं कि जब तक सन यहाँ कहीं नहीं आता, इस लाइन के इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये लाइन यहाँ कहीं आ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी। जब तक सन यहाँ पे नहीं आता, उस वक्त तक सन की रेडिएशन जो है, ये कलेक्टर का जो सामने वाला फेस है, ये बेसिकली एक्टिव है, जो साउथ को फेस कर रहा है। ठीक है, जब तक सन यहाँ कहीं नहीं आता है, let me put the position of the sun as well. ठीक है, when the sun is somewhere here, for example, somewhere here, उससे पहले सन की जो रेडिएशंस हैं वो कलेक्टर के ऊपर फॉल नहीं करती हैं। Did you get my point? सन तो निकला है ईस्ट में, यहाँ कहीं से निकला है। यूरोप की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ साउथ की लाइन है। ठीक है, जब तक ये और ये कहां से निकलता है, मॉर्निंग राइज टाइम क्या है सन का, ये 120 के एंगल से निकलता है, नॉर्थ साउथ लाइन से 120 के एंगल से निकलता है। लेकिन जो सरफेस है, ये साउथ को फेस कर रही है, तो ये सन का ये पाथ है, बेसिकली यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। जब तक यहाँ नहीं आता है, उस वक्त तक जो सरफेस, कलेक्टर का जो एक्टिव सरफेस है, उसके ऊपर सोलर रेडिएशन फॉल नहीं करेंगी। इज इट क्लियर? जी सर, इसको फेस नहीं कर रहा। जिस तरह दीवार है साउथ फेस, अगर कोई दीवार साउथ को फेस कर रही है, तो गर्मियों के मौसम में उस दीवार के ऊपर जब तक सन कोई 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द ईयर, ठीक है, कौन सी तारीख है, तो उस वक्त जब तक सन काफी ऊपर नहीं आ चुका होता है कि साउथ फेसिंग दीवार के ऊपर सोलर रेडिएशन नहीं पड़ती है। तो ये जो इसमें उसने सनराइज टाइम फॉर कलेक्टर, ठीक है, इसमें आवर एंगल है, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सन की रेडिएशन इस कलेक्टर के ऊपर फॉल करना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस टाइम इंस्टेंट के बाद ऑफ कोर्स देन द रेडिएशंस ऑफ द सन दे विल फॉल ऑन दिस कलेक्टर। ठीक है, तो ये कोई टाइम होगा सुबह 9 बजे फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नॉर्थ साउथ लाइन है, इन टर्म्स ऑफ सोलर टाइम की अगर हम बात करें, तो जब सन यहाँ पे आएगा तो उस वक्त सोलर टाइम क्या होगा, 12 बज गए होंगे, सन जब इस लाइन के ऊपर होगा, नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर। लेकिन आपकी सोलर घड़ी में जब 9 बज जाते हैं, तो उस वक्त जो सन की रेडिएशन है, कलेक्टर की जो एक्टिव सरफेस है, उसके ऊपर स्ट्राइक करना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त फिर सन का जो राइज टाइम, कलेक्टर का सन राइज टाइम होगा, वो क्या होगा, आवर एंगल 9 - 12, 3 आवर्स है, 3 आवर्स का मतलब 45 डिग्रीज होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो ये चीज है। इसको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं किसी गिवन डे के लिए। इट्स वेरी सिंपल। ये HSRC जो है, आप कैसे निकालेंगे HSRC? ये फार्मूला है मिनिमम। ये जो दो क्वांटिटीज है, उनमें से जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम जो वैल्यू आएगी, डेट विल बी कलेक्टर का सनराइज टाइम होगा। मिनिमम ऑफ कॉस इनवर्स माइनस टेंजेंट एल टेंजेंट डेल्टा, टेंजेंट एल टेंजेंट डेल्टा, या cos इनवर्स माइनस टेंजेंट एल माइनस टा इंटू टेन डेल्टा। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी HSRC होगा। ठीक है, एल है लॉन्गिट्यूड है, और डेल्टा जो है, डेल्टा क्या चीज है, इट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, टा इज टिल्ट एंगल। तो इनमें से ये जो इक्वेशन है, इसमें आप पुट करेंगे ये वैल्यूज जो नोन है फॉर ए गिवन डे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये थ्रू आउट इसका आवर एंगल चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज सन जो तुलू होता है, ठीक है, सन का एजिमत एंगल जो है वो सारा साल चेंज होता रहता है। ठीक है, सारा साल ये डेल्टा जो है ये सारा साल चेंज होता है। एल और टा तो ऑफ कोर्स once you tilt it, the collector, tau will be fixed, L is fixed for a given location। क्योंकि ये डेल्टा सारा साल चेंज होता रहता है, उसकी वजह से सन का जो है
कलेक्टर का जो सनराइज टाइम जो है दैट विल बी डिफरेंट। यहाँ से आप आर बी निकालेंगे फॉर ए गिवन डे। आज के दिन के लिए आर बी मुझे पता चल गया। आज के दिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर टोटल सोलर रेडिएशन फॉल कर गई थी, वो भी मुझे पता है। तो जस्टली आई क्या करूंगा, ये जो सोलर रेडिएशन का जो बीम कंपोनेंट है, आई विल मल्टीप्लाई आर बी विद द बीम कंपोनेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो वो फिर अगर मैंने टॉ एंगल पे टिल्ट किया है तो उस कलेक्टर के ऊपर सोलर रेडिएशन जो एक्चुअली फॉल करेगी उसकी एस्टिमेशन मुझे आ जाएगी। आई विल बी एबल टू डिटरमिन दैट रेडिएशन। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपको रोजाना के बेस पे आपको आज के दिन जनवरी 1 में आपको देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कितनी फॉल कर गई है, उसके लिए आपको आर बी निकालना पड़ेगा। फिर जनवरी 1 में हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो डायरेक्ट कंपोनेंट था उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने कलेक्टर की सरफेस के ऊपर, जिसको आपने टॉ एंगल पे टिल्ट किया हुआ है साउथ की तरफ। फिर जनवरी 2 के लिए आपको निकालना पड़ेगा, फिर जनवरी 3 के लिए निकालना पड़ेगा, जनवरी 4 के लिए, पूरे साल के 365 डेज के लिए आपको ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। इसके बजाय हम ये करते हैं, क्योंकि मंथली डेटा एक पूरे महीने में हाउ मच सोलर रेडिएशन हैज फॉलन ऑन ए ग्राउंड प्लेन, सोलर रेडिएशन का डायरेक्ट कंपोनेंट प्लस डिफ्यूज्ड कंपोनेंट। ठीक है, किसी ग्राउंड सरफेस के ऊपर कितना फॉल करके वो मुझे पता है। ठीक है, तो किसी तरीके से ये आर बी जो है ये रोजाना के बेस पे निकालने के बजाय ये एक कोई एवरेज सी वैल्यू में निकालूं जो पूरे महीने के लिए एप्लीकेबल हो, ताकि पूरे महीने की जो रेडिएशन का जो डेटा है उसको आर बी से मल्टीप्लाई करूं और फिर आई विल गेट हाउ मच सोलर रेडिएशन, डायरेक्ट कंपोनेंट जो सोलर रेडिएशन का है कलेक्टर के ऊपर फॉल करेगा, जिसको मैंने टॉ एंगल पे टिल्ट किया और ये साउथ फेस है। ठीक है, तो उसमें फिर सिर्फ पूरे महीने के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी। ये रोजाना की जो एक्टिविटी है रोजाना के लिए निकालने की है, उस एक्टिविटी से मैं आई विल गेट रिड ऑफ दैट एक्टिविटी। तो महीने के लिए मैं कैसे निकालूंगा? तो आर बी को महीने के लिए निकाल के एवरेज निकालने के बजाय जस्ट व्हाट वी डू इज, जो मिडिल ऑफ द मंथ, यानी अगर मैं जनवरी 15 के लिए अगर मैं निकालूं, फरवरी 15 के लिए आरबी को मैं कैलकुलेट करूं यूजिंग अबव इक्वेशंस में क्या चीज जनवरी 15, इस इक्वेशन में क्या चीज चेंज हो रही है? इट इज द HSRC चेंज हो रहा है, HSR चेंज हो रहा है। जनवरी 15 में के लिए मैं HSRC निकालूंगा, जनवरी 15 के लिए HSR निकालूंगा इक्वेशन 2.24 में, और जनवरी 15 के लिए साइन डेल्टा निकालूंगा। वहां से आरबी की वैल्यू आ जाएगी जनवरी 15 के लिए। ठीक है, सो जनवरी 1 और जनवरी 31, ठीक है, तो उनकी कंडीशंस ऐसी हैं कि ये तकरीबन आप समझ लीजिए जब हर महीने के मिडिल में जब मैं आरबी को निकालता हूं तो ये तकरीबन आप समझ लीजिए पूरे महीने के लिए हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। क्योंकि जनवरी 15 के पहले की जो कंडीशन है वो जनवरी 15 के बाद वाली कंडीशन से कुछ डिफरेंट होंगी। जनवरी 15 से पहले फॉर एग्जांपल आरबी की वैल्यू अगर आहिस्ता आहिस्ता आरबी की वैल्यू फॉर इंस्टेंस हम ये समझ लेते हैं कि आरबी की वैल्यू जनवरी 1 को 5 थी फॉर इंस्टेंस, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी आरबी की वैल्यू एक्चुअल क्या है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। या जनवरी 1 के लिए आरबी की वैल्यू 10 है और जनवरी 31 के लिए आरबी की वैल्यू 20 है, तो जनवरी 15 के लिए क्या होगी? आरबी की वैल्यू 15 होगी। अगर मैंने आरबी की वैल्यू पूरे महीने के लिए निकालनी है तो एक तरीका तो ये है कि हर दिन के लिए निकालो, उसका एवरेज निकालो। जनवरी 1 के लिए भी निकालो, जनवरी 2 के लिए भी निकालो, जनवरी 3 के, इन सबकी वैल्यूज निकालो और एवरेज निकालो। दूसरा तरीका, अगर मैं मिडिल ऑफ द मंथ निकालूं, जिस तरह मैंने आपको बताया जनवरी 1 को आरबी की वैल्यू 10 है, जनवरी 31 को आरबी की वैल्यू 20 है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 15 बन जाएगा, जो कि महीने के मिड में B15 इसकी वैल्यू होगी। बात समझ गए ना? तो इसके लिए फिर हम एक एवरेज वैल्यू आरबी की लेते हैं। तो ये जो आरबी है ये आप कैलकुलेट करते हैं हर महीने के मिडिल के लिए। ठीक है, और पूरे महीने का जो डेटा आपके पास IDH और IBH आपको पता है, उसको फिर आप क्या करते हैं, ये आरबी को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनवरी 1 में जो कलेक्टर के ऊपर जो सोलर एनर्जी फॉल करेगी वो आ जाएगी, सोलर रेडिएशन की जो एनर्जी है। इसी तरीके से आरबी को 15 फरवरी के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर फरवरी में जो टोटल एनर्जी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो फॉल कर गई थी उसको आप टिल्ट एंगल, बिकॉज आरबी को आपने कैलकुलेट किया है एट ए गिवन टिल्ट एंगल, ये आरबी चेंज हो जाएगा, आप टिल्ट एंगल चेंज करेंगे।
क्योंकि आपने इंस्टॉल करना है, आपने आपने प्लान किया है कि इसको मैंने 30 के एंगल पे मैंने इंस्टॉल करना है, तो ऑफ कोर्स देन यू विल एस्टिमेट दिस आरबी फॉर एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, इस तरीके से पूरे साल में फिर आप यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट यू विल रिसीव ऑन योर कलेक्टर सरफेस फ्रॉम द डेटा, ठीक है, ऑफ द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट इज अवेलेबल फॉर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। सर ये जो आर बी हम लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 15 फरवरी के लिए लेंगे और वो पूरे फरवरी के मंथ के लिए होगा? हाँ, क्योंकि देखिए एक तरीका तो ये है ना कि आप फरवरी फर्स्ट के लिए निकाले, सेकंड के लिए निकाले, इन सब का एवरेज ले लें। जी सर। इज इट क्लियर? यस सर। इन सब का एवरेज ले लें तो ये आरबी फॉर एग्जांपल अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मिसाल के लिए बात कर रहा हूं, जनवरी फर्स्ट को 10 है और जनवरी 31 को अगर 20 है, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना। जी बिल्कुल। अगर पूरे महीने के लिए एवरेज निकालूं तो मैं क्या करूंगा, सारे महीने के मुख्तलिफ दिनों में जो है आरबी की वैल्यू निकालो, उसको एवरेज ले लूंगा ना। जी सर। ऐसे एवरेज भी मोस्ट प्रोबेबली एवरेज विल बी 15, पूरे महीने की एवरेज 15 होगी, क्योंकि महीने के 15 के बाद वो चीजें बढ़ रही हैं, महीने के 15 से पहले वो चीजें क्या थी, कम थी। एवरेज अगर ले लूंगा तो तकरीबन वो 15 ऑफ जनवरी में जो वैल्यू है वो तकरीबन वही आ जाएगी। सही। बात समझ गए ना? जी सर। तो हर महीने के लिए, हर दिन के लिए, एक तरीका तो ये है कि आप सारे दिन के लिए, हर दिन के लिए आप निकालें। आजकल कोई इतना मसला भी नहीं है, आप यू हैव पावरफुल कंप्यूटर्स। तो पुराने जमाने में ऑफ कोर्स ये जो इक्वेशन, ये सारी चीजें हैं, ये कोई आज लोगों ने बैठ के नहीं निकाली है, ये आज से 60 साल 70 साल पहले, इवन मोर देन 100 ईयर्स एगो, ठीक है, डिफरेंट इक्वेशंस लोगों ने निकाली हैं। तो उस जमाने में कंप्यूटर्स भी नहीं थे, रोजाना के लिए आरबी निकालना भी बड़ा मुश्किल था। रोजाना के बेस पे आप ये कैलकुलेशंस, जब कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर्स नहीं थे, तो आप इमेजिन करें कि ये वैल्यूज एल टा और एच एस आर, इनकी वैल्यूज को निकालना, डेल्टा की वैल्यू को निकालना, फिर इतनी मुश्किल से इक्वेशन के अंदर पुट करना और फिर मैनुअली ये वैल्यूज, आरबी के वैल्यूज निकालना, ये कितना मुश्किल काम होता होगा किसी जमाने में। तो अब तो ये जस्ट क्लिक ऑफ ए बटन की बात है, ये चीजें, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। लेकिन स्टिल व्हाट दे डू इज दे कैलकुलेट आरबी फॉर द मिडिल ऑफ द मंथ, और उसको फिर यही एज्यूम किया जाता है कि ये पूरे महीने की एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि मिडिल की कंडीशंस जो होंगी, जिस तरह अगर मैं अप्रैल के मिडिल की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं कि अप्रैल का टेम्परेचर कितना, एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो अप्रैल फर्स्ट से लेकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ना टेम्परेचर। अप्रैल फर्स्ट में फॉर एग्जांपल दिन का टेम्परेचर है, नीलोर का टेम्परेचर है अगर 30 है, तो अप्रैल 31 में, अप्रैल 30 में ये 40 हो जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर पूरे महीने का, अप्रैल सेकंड, अप्रैल थर्ड, इन सब का टेम्परेचर निकालूं और उसको आपस में ऐड करूं, क्योंकि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, एवरेज निकालूं तो ये 40 भी नहीं होगा और मिनिमम 30 भी नहीं होगा, इन बिटवीन कहीं होगा ना, ये कोई 35 होगा एवरेज टेम्परेचर अप्रैल का। बात समझ गए ना? जी सर। जी सर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन जो 15, 16, 17 के आसपास जो टेम्परेचर होगा, वो तकरीबन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, किसके लिए, पूरे पूरे महीने के लिए। ठीक है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर किस चीज पे डिपेंड करता है, बादल की कंडीशन, और हो सकता है कि अप्रैल 15 को, यहाँ पे जस्ट मैं समझाने के लिए बात कर रहा था, अगर क्लियर डे है तो टेम्परेचर तो बादल की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ वेरिएबल्स है डेल्टा, इसमें कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस है नहीं। तो ये जो आरबी की वैल्यू ग्रेजुअली महीने के शुरू से लेकर आखिर तक आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो रही है, या बढ़ रही है या कम हो रही है, इस तरह की कोई कंडीशन है। ठीक है, तो मिडिल में तकरीबन आप समझ लें कि वही जो है, क्योंकि इसमें डेल्टा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता डेल्टा जो है ये या तो बढ़ता है, 21 जून के बाद डेल्टा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, 21 दिसंबर के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेल्टा क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंगली ये एच एस आर है, एच एस आर और एच एस आर सी है, इनकी वैल्यूज भी या तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। तो जो मिडिल की वैल्यू लेंगे वो तकरीबन आप समझ लें कोई हमें एक एवरेज सी वैल्यू दे देगा, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इज इट क्लियर? जी सर। देन वी हैव, उसके बाद फिर हमारे पास है
ये जो हमने काफी बात की सोलर रेडिएशन की, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एक तो ये डेटा का मैंने आपको बताया कि हम सैटेलाइट की मदद से ये डेटा हम फाइंड कर सकते हैं। कोई वो इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से, और जो इमेजेस सैटेलाइट से ले लेते हैं उन इमेजेस की मदद से कोई मॉडल फिट करते हैं, उसकी मदद से सोलर रेडिएशन का डेटा जो है, इंसिडेंट रेडिएशन का डेटा जो है, मुख्तलिफ जगहों के लिए दुनिया की सैटेलाइट से भी हमें निकाल के दे देते हैं, ठीक है, और उसके मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनमें ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन एक्चुअल डेटा, लोकल कंडीशंस और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको उसके लिहाज से अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, उसको भी कंसिडर करें, तो उसके लिए फिर हमें ग्राउंड बेस्ड हमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जो कि हमें एस्टिमेट करके दे दे, जो कि मेयर करके दे दे डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन एंड डिफ्यूज्ड कंपोनेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन। तो इसमें दो दो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, एक को कहते हैं पाइरेनोमीटर एंड दूसरे को कहते हैं पाइरेलियोमीटर। तो ये जो पहली फिगर है ये बेसिकली पाइरेनोमीटर है, ये इसको किसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं कि हमारे पास अंदर स्ट्राइप्स हैं वाइट एंड ब्लैक। वाइट स्ट्राइप्स सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती हैं और ब्लैक स्ट्राइप्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर, वाइट स्ट्राइप्स का टेम्परेचर कम होगा और ब्लैक स्ट्राइप्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का अगर कोर्स पढ़ा है तो आपको शायद याद होगा कि इसमें एक थर्मोकपल टाइप की चीज पड़ी थी जिसमें दो डिफरेंट मेटल वायर्स होती हैं, उनका जंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है, एक वायर को अगर हम उस जंक्शन को अगर हम किसी हार्ट, दो जंक्शन होते हैं, एक को हार्ट में और एक को कोर में हम रखते हैं, ठीक है, तो ये जो वायर्स के अक्रॉस जो टेम्परेचर होता है दैट इज वोल्टेज हमें मिलती है, ठीक है, जो कि हार्ट जंक्शन के टेम्परेचर के आप समझ लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है समवट, ठीक है, तो वहां से जितना ज्यादा दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हमें वोल्टेज मिलती है। तो ये यहाँ पे भी इस डोम सा जो नजर आ रहा है इसके अंदर देखते हैं व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो ये कोई थर्मोपाइल बेसिकली इसके अंदर लगी हुई है। तो सोलर रेडिएशन जो इस डोम से अंदर दाखिल होती हैं, दोज आर डायरेक्ट रेडिएशन एज वेल एज, डायरेक्ट भी है और दूसरी कौन सी है, डिफ्यूज्ड रेडिएशन, वो सारी इसके अंदर फॉल कर रही है, ठीक है, तो वहां से जो वो रेडिएशंस ऑफ कोर्स दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं जब ये वाइट ब्लैक स्ट्राइप्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, तो वहां से फिर हमें जो वोल्टेज मिलती है उसकी मदद से हम मेयर कर सकते हैं कि ऑन द होल डे, पूरे दिन में या पूरे महीने में, इसके साथ कोई माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, और कोई कंप्यूटर अगर इसके साथ अटैच है तो वो फिर मेयर करता रहेगा कि वोल्टेजेस मेयर करता रहेगा थर्मोकपल की आउटपुट से जो मिल रही है, उसको आपने कैलिब्रेट किया सोलर रेडिएशन से, तो वहां से आपको मिल जाएगा पूरे महीने में इसके ऊपर कितनी सोलर रेडिएशन फॉल कर रही है, ठीक है। अगर इसी इंस्ट्रूमेंट से समटाइम्स, जैसा कि प्रीवियस इक्वेशन में हमने देखा कि अगर हमने ग्राउंड लेवल की जो सोलर रेडिएशन है उसको हमने कलेक्टर के सरफेस के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें बी एच जो है, बी एच को हमें मल्टीप्लाई करना होगा आर बी से, और डी एच को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस टाउ डिवाइड बाई 2। इस इंस्ट्रूमेंट से पाइरेनोमीटर की इस कंडीशन में जब हम मेयर करते हैं तो ये अलग से डायरेक्ट कंपोनेंट को और डिफ्यूज कंपोनेंट को अलग से हमें नहीं देता है, ठीक है, वो टोटल हमारे पास सोलर रेडिएशन आती है, उसको जब हमने कलेक्टर सरफेस जिसको हमने टिल किया है साउथ फेसिंग, उसके ऊपर अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहे, उसके ऊपर एस्टिमेट करना चाहे यूजिंग दिस डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम ए पाइरेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ ए पाइरेनोमीटर, वो हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें डायरेक्ट कंपोनेंट और डिफ्यूज कंपोनेंट अलग अलग से चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि अगर हमने डिफ्यूज कंपोनेंट, अगर डिफ्यूज कंपोनेंट हमारे पास आ जाए, उसको ये जो पाइरेनोमीटर जो टोटल रेडिएशन देता है उसमें से डिफ्यूज कंपोनेंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, डायरेक्ट कंपोनेंट आ जाएगा, यानी उनको हम टोटल रेडिएशन में से डिफ्यूज कंपोनेंट को अलग कर दें, मेयर करें किसी तरीके से डिफ्यूज कंपोनेंट को, ठीक है, और टोटल रेडिएशन में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट कंपोनेंट आ जाएगा। तो डिफ्यूज कंपोनेंट को निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये जो पाइरेनोमीटर है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये दूसरी जो फिगर है बी पाइरेनोमीटर, इसके ऊपर एक शेडिंग रिंग लगा दें। अब शेडिंग रिंग क्या करेगी, व्हाट विल द शेडिंग रिंग डू, इट विल ब्लॉक द फोटॉन्स, इसका शेडो इसके ऊपर पाइरेनोमीटर के ऊपर शेडो पड़ रहा है, शेडो पड़ने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट फोटॉन्स आ रहे हैं, डायरेक्ट जो रेडिएशन आ रही है सन की,
इसके ऊपर वो क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। जब ब्लॉक हो रही है तो अब ये जो रीडिंग आपको देगा ये क्या चीज होगी, इट विल बी द डिफ्यूज्ड कंपोनेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पायरेलियोमीटर कहते हैं। ठीक है, पायरेलियोमीटर हमेशा डायरेक्ट कंपोनेंट को देता है, नॉट डिफ्यूज कंपोनेंट। ये टोटल पहला पायरेलियोमीटर टोटल रेडिएशन देगा, डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज, अलग अलग को डिफरेंशिएट नहीं करता है। इसके ऊपर जब हम एक शेडिंग रिंग लगाएंगे पायरेनोमीटर के ऊपर तो ये फिर हमें दे देगा ओनली डिफ्यूज कंपोनेंट। देन पायरेलियोमीटर्स भी हैं जो सिर्फ हमें डायरेक्ट कंपोनेंट देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ पायरेलियोमीटर इज वेरी वेरी सिंपल। लेट मी ड्रा ए फिगर हियर। ठीक है, पायरेलियोमीटर इज सिंपली एक ट्यूब है। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब है जो सन को, ये मैंने हॉरिजॉन्टली ट्यूब प्लॉट की है आपको समझाने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स दिस ट्यूब इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जिस डायरेक्शन पे सन है। अब ये जो ट्यूब है इसका जो सुराख है, ठीक है, होल जो है जिसमें से लाइट पास हो रही है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ सन इज समवेयर हियर, ठीक है, अगर यहाँ कहीं सन है, ये सन को फेस कर रहा है, ठीक है, तो सन जो है यहाँ से जो सन की रेडिएशन जो है ये डायरेक्ट इसी ट्यूब के अंदर जा रही है, लेकिन जो दूसरी रेडिएशन से डिफ्यूज कंपोनेंट है जो कि यहाँ से आ रहा है, जो कि डिफ्यूज कंपोनेंट जो है वो यहाँ से आ रहा है। डिफ्यूज कंपोनेंट तो हर जगह से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है। डिफ्यूज कंपोनेंट जो है वो यहाँ कहीं से आ रहा है इस ट्यूब, लेकिन चूंकि ये ट्यूब की वाल है तो ये जो डिफ्यूज कंपोनेंट जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है उस सबको ये जो ट्यूब है ये क्या करती है, ब्लॉक करती है। और सिर्फ इसका जो सामने वाला जो सुराख है, बहुत छोटा सा सुराख है जो सन को फेस कर रहा है, तो वहां से जो फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं वो बेसिकली इसके अंदर जा रहे हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में से जो रेडिएशंस इस ट्यूब की तरफ आ रही वो सारी ब्लॉक हो रही हैं, और इस ट्यूब का जो सामने वाला होल है वहां से सिर्फ डायरेक्ट रेडिएशन के फोटॉन्स यहाँ से पास होते हैं ट्यूब में से। और उसके बाद इस ट्यूब का जो बैक साइड है, यहाँ पे आप समझ लें कि ये यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जो हीट को किसी वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वहां से फिर हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट कंपोनेंट मिल जाएगा सोलर रेडिएशन का। और चूंकि सन मूव कर रही है, वी आर इंटरेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पूरे दिन में कितनी रेडिएशन फॉल कर रही है। अगर ये मॉर्निंग टाइम पे सन को फेस कर रहा है, अगर ये सन को ट्रैक नहीं करेगा तो दोपहर को तो सन कहीं और होगा ना, तो इसके अंदर तो डायरेक्ट कंपोनेंट जाएगा नहीं। तो आप सारे दिन में आप देखना चाहते हैं डायरेक्ट कंपोनेंट कितना हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर फॉल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन बाहर कोई प्लेन है उसमें तो सारा दिन डायरेक्ट कंपोनेंट फॉल करता रहेगा, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर तब फॉल करेगा जब ये इंस्ट्रूमेंट सन को डायरेक्ट फेस कर रहा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो इसके लिए फिर इसके ऊपर ट्रैकर भी लगा हुआ होता है, सन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि इसको सन को ट्रैक करता रहता है ताकि हमेशा वेयर एवर द सन इज इन द स्काई वो हमेशा उसकी रेडिएशन जो है, ये इसमें जो होल नजर आ रहा है, ठीक है, वो सन को फेस करे और सन के जो फोटॉन्स हैं डायरेक्ट कंपोनेंट के वो डायरेक्टली इसी सुराख में से अंदर चले जाए और पीछे जो इसका जो सरफेस है उसके ऊपर वो कलेक्ट हो जाए। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। So this is enough for today. Next time we will talk about, so far we have studied solar insulation, ठीक है, सन और अर्थ की जो आपस में जो ज्योमेट्री है उसकी हमने बात की। वहाँ से फिर हमने देखा कि सोलर रेडिएशन जो ज़मीन के ऊपर फॉल करती हैं, ठीक है, उसको हम कैसे मेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपोनेंट है और फिर डिफ्यूज्ड कंपोनेंट है, और फिर हमने बात की कि उनको हम मेयर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम बेसिकली, अब तक हमने इसकी बात नहीं की है, फोटोवोल्टाइक्स की बात नहीं की है। अब तक हम बात करते रहे हैं कि कोई कलेक्टिंग सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकती है, उसके ऊपर सोलर रेडिएशन टोटल कितनी फॉल कर गई उसकी बात की है। अब नेक्स्ट टाइम क्लास में हम देखेंगे कि जो फोटोवोल्टाइक सेल है जिसके सरफेस के ऊपर एक्टिव एरिया है उसके ऊपर जो सोलर रेडिएशन फॉल कर गई है, अब तक हमने जितनी फॉल करती उसकी बात की है, उसका कितना फ्रैक्शन बेसिकली आपका जो फोटोवोल्टाइक सिस्टम है वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है,
तो that is about 15%, 16%, maybe 17%. ठीक है, because these photovoltaic cells, commercial photovoltaic cells, they are their efficiency is less than 20%. ठीक है, any question please? नो सर। सर ये हमारी जो क्लास है ये अब आपने मंडे ट्यूसडे को रखी हुई है ना? मंडे को 3 बजे क्लास होती है हाँ, हमारी। तो अगर इस ठीक तीन है। बजे आप थर्सडे को अगर फ्री होते हैं 2 बजे तो हम उस वक्त कर लिया करें ये क्लास। हाँ नहीं, अच्छा है, अच्छा है। 2 बजे अगर होगी तो हमें मतलब नमाज भी बीच में नहीं आएगी, इस तरह से फिर ठीक लंबी है, क्लास भी बिल्कुल कर ठीक है, सकेंगे। बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। और ट्यूसडे 2 थर्सडे बजे और थर्सडे को ना? जी 2 बजे ट्यूसडे को, 2 बजे थर्सडे को और 10 बजे सैटरडे के दिन। ठीक है, जबरदस्त हो जाएगा। सही है लेकिन सर। सैटरडे को आमतौर पर मेरे ख्याल में लोग सोए रहते हैं और देर से जाग, खैर आप लोग तो घरों में है, आप लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में सारे दिन जो है वो सैटरडेज हैं। जी नहीं हैं? नहीं सर, वैसे भी 10 बजे हमारी क्लास होती है वहाँ पे, वो सुबह के वक्त नॉर्मल डेज में। फिर पता नहीं है क्यों नहीं आते, तो ये फिर इनका अपना हेडेक है अगर नहीं आ रहे तो। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह वी विल हैव ए क्विज ऑन द अच्छा मटेरियल दैट वी हैव कवर्ड ऑन सोलर रेडिएशन के ऊपर, इंसोलेशन के ऊपर जो मटेरियल हमने कवर किया है उसके ऊपर एक क्विज होगा सर। ऑन कैनवस। जी जी सर, बेटा। कैन मैं वही कह रहा था कैनवस पे रख दें क्विज आप। और नहीं, उसके अलावा तो कोई और तरीका भी नहीं है जी मैं सोच रहा था आप क्लास में कर लेंगे। सही है सर। ना। है? मैं समझ रहा था आप फिर मतलब इस तरह वर्बली पूछेंगे क्वेश्चन। नहीं तो चले, ये तो मेरे जहन में ही नहीं था, ये तो आपने बता दिया, वर्बली भी पूछ लेते। नहीं 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 ठीक है उस तरह सर। सर उस तरह एटलीस्ट हमारे पास कैनवस पे भी पूछ लेते, वर्बली भी पूछ कैनवस लेते, पे ठीक ना है। मटेरियल आ जाएगा तो उससे फिर हम बाद में पढ़ भी सकेंगे, अच्छा हो जाएगा। ओके, इट विल बी रैंडम और टाइम में बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आई विल स्केल, मैक्सिमम मार्क्स पे स्केल करूंगा, ताकि ये क्विज, हर क्विज के लिए बहुत कम मैं टाइम दूंगा कि जिन्होंने तैयारी की है सिर्फ वही कर सके। इज इट क्लियर? सही है सर। ये थियोरेटिकल बेस हो गए क्विज को आप, न्यूमेरिकल्स? नहीं बस ये छोटे छोटे कोई ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑफ कोर्स। सही। और सर किस दिन रखेंगे ये भी बता दें, मैं फिर इन्फॉर्म कर दूंगा सबको। ये ट्यूसडे को फिर हमारी जो क्लास है ना, जी सर। पहले 5-10 मिनट इंशाल्लाह हम क्विज रखेंगे, उसके बाद फिर क्लास लेंगे। सही हो गया, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? बस सही है सर। मैं टाइम टेबल यहाँ पे ग्रुप के इसमें रख दूंगा, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे के दिन। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सैटरडे। ये वैसे अगर सैटरडे के बजाय कोई वर्किंग डे रख सकते हैं हम? जी सर रख सकते हैं, मैं देख लेता हूँ वो अगर। मेरे ख्याल में है, क्योंकि सैटरडे को फिर बहुत सारे कहीं, अब मैंने कल यहाँ कहीं से कहीं निकलना था, तो फिर बस ये सिर्फ लेक्चर की वजह से जो है ना, फिर मैं जा नहीं सका। मैंने कहा कि आज लेक्चर है तो फिर वरना आज मैंने घर में होना नहीं था। तो इसी तरह ही होता है कि वीकेंड्स पे बंदा कहीं कोई आउटिंग कोई इस तरह की होता है, तो फिर मैं भी, आप लोगों के लिए तो जैसा कि मैंने कहा कि सारे दिन सैटरडेज हैं, लेकिन हमारे लिए सारे दिन सैटरडेज नहीं है। सर फ्राइडे ठीक है के ना? दिन, वर्क फ्राइडे के दिन 10 बजे रख सकते हैं। फ्राइडे को 10 बजे। असल में आगे तो खैर वैसे मेरे ख्याल में अभी हम जब विंड शुरू नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम ये बगैर बोर्ड के भी इंशाल्लाह हम कर सकेंगे। लेकिन वर्किंग डेज में फिर ये इशू है कि क्लासरूम्स का मसला होता है जिसमें बोर्ड इस्तेमाल करना होता है। तो जी एनीवे सर। अभी मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा हमें बोर्ड की जरूरत पेश नहीं आएगी आगे। ठीक है ना? तो हम 10 बजे रख सकते हैं, 10 बजे रख सकते हैं। अ, जब बोर्ड की जरूरत पेश आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 10 बजे वो क्लासेस चल रही होती हैं, तो वहां पे जी फिर जी बोर्ड नहीं सर। मिलता है। 2 बजे तो खाली होती है, तो लेकिन मॉर्निंग टाइम पे क्लासरूम खाली नहीं मिलता है। तो सर तो एनीवे जब वो बोर्ड की जरूरत पेश आएगी तो फिर इस टाइम को फिर आगे कहीं हम शिफ्ट सर करेंगे। तो फिर ठीक है ना? फिलहाल फ्राइडे सही है। फ्राइडे ठीक है, 10 बजे। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे बोल दूंगा सबको। ठीक सही है सर, चलिए। है, बस 10 बजे इन सारी दिनों में। ठीक है सर, चलिए। सॉरी, 2 दिन तो 2 बजे हो गए ना? और ट्यूसडे थर्सडे दो ट्यूसडे बजे और और फ्राइडे को 10 बजे। ठीक है, जबरदस्त हो गया। सही है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी ओके मच। सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।